लोग कहते हैं बात उनसे करो जिनसे बात करना पसंद हो। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिनसे बात करना पसंद हो। पर हम कहते हैं बात उनसे करो पर हम कहते हैं बात उनसे करो जिनको आपकी बात सुनना पसंद हो। नमस्कार दोस्तों, मैं के.एस. मुरारी द गोल सिविल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण अध्याय वायुमंडल की संरचना यानी परतों के बारे में चर्चा करूंगा। तो आज के वीडियो को आप अंत तक देखें और इस चैनल को लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए, लिंक शेयर कर अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करें। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण अध्याय वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, और उस वायुमंडल का जो संरचना है, परतें हैं, उस पर अध्ययन करते हैं जो अक्सर हर एग्जाम में किसी न किसी रूप से प्रश्न इस अध्याय से संबंधित पूछता है। तो आइए हम वायुमंडल की चर्चा करते हैं। वायुमंडल, सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि वायुमंडल है क्या। वायुमंडल है क्या? तो हम लोग जानते हैं कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो विभिन्न गैसों का समूह है, इस विभिन्न गैसों के समूह को ही वायुमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी के बाहरी आवरण को ढके हुए हैं। ये वायुमंडल है, इसको वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के बाह्य आवरण में जो विभिन्न प्रकार के गैसों का जो समूह ढके हुए हैं, उसे ही वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में विभिन्न गैसों का समूह है, उसका संगठन है। इस वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस है वह है नाइट्रोजन। वायुमंडल में जो विभिन्न गैस है वह है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा 78.03%, 78.03% इस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति है। जबकि इसके बाद ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% है, यानी अप्रॉक्स 21%, 20.99% कह सकते हैं, 21%। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस वायुमंडल में 0.03% है, 0.03%, और ऑर्गन की मात्रा 0.94% के लगभग है, 0.94% के अप्रॉक्स में है। तो इसके अलावा बहुत सारे जलवाष्प भी इस वायुमंडल में उपस्थित है। तो ये वायुमंडल में गैसों का संगठन है। अब हम इस वायुमंडल के विभिन्न परत के बारे में अध्ययन करते हैं कि विभिन्न परत यानी अलग अलग परत में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। तो चलिए आज हम फिर आगे बढ़ते हैं वायुमंडल के विभिन्न परतों। ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। कहा जाता है कि पृथ्वी के सतह से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, विषुवत रेखा पर यदि देखते हैं तो विषुवत रेखा पर से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो स्थिति है, ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है। तो यहां से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो लेयर पाया जाता है उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है, यानी ट्रोपोस्फियर। और ये स्थिति ध्रुव पर जो है ये मात्र 8 किलोमीटर की स्थिति पर। कहने का आशय है कि
क्षोभ मंडल जो है, जिसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, क्षोभ मंडल, ये मंडल हो गया क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो लेयर है वह पृथ्वी पर विषुवत रेखा के पास जो है वो 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल की विशेषताएं पाई जाती है, जबकि यही क्षोभ मंडल की विशेषताएं ध्रुवों पर आप जाएंगे तो 8 किलोमीटर, चाहे वो आपको दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों ना हो, यह 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और विषुवत रेखा पर ही आएंगे तो 18 किलोमीटर। तो कहने का मतलब है कि क्षोभ मंडल, यदि प्रश्न पूछेगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई पृथ्वी के विषुवत रेखा पर कितनी होती है, तो लगभग 18 किलोमीटर, और ध्रुव यदि शब्द पूछे तो लगभग 8 किलोमीटर के अप्रोक्सीमेट रहता। और टोटल यदि पूछ दे कि पृथ्वी पर क्षोभ मंडल, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो क्षोभ मंडल है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई आप निकाल सकते हैं, लगभग 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई होती है। आप दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, एवरेज जो है सो 13 किलोमीटर। तो प्रश्न यदि पूछेगा कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 13 किलोमीटर। यदि प्रश्न पूछे कि क्षोभ मंडल विषुवत रेखा के आसपास कितने ऊंचाई पर है, तो 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल ध्रुवों पर कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है, तो 8 किलोमीटर तक। इसका रीजन है कि क्षोभ मंडल की जो सीमा है, जो ऊपर 18 किलोमीटर विषुवत रेखा के पास और ध्रुव पर 8 किलोमीटर, दोनों में दूरी का अंतर है। कारण है कि विषुवत रेखा पर अत्यधिक ताप पाया जाता है, और जब इसके तुलना में ध्रुवों पर न्यूनतम ताप पाया जाता है, तो अत्यधिक ताप पाकर गैस जो है सो हल्की होकर बहुत अधिक ऊंचाई तक चली जाती है, जबकि ध्रुवों पर तापमान में कमी रहती है, जिस कारण गैस जो है सो अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंचती है। इस कारण से ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की परतें 8 किलोमीटर तक की होती है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक। इस क्षोभ मंडल की जो खासियत है कि इस मंडल में चूंकि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, तो इस मंडल में जो है क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है, और तापमान में कमी होती है तो प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी होती है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी होती है प्रत्येक 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर। जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे तो ताप में कमी होती रहती है, और जब ताप में कमी होगी तो स्वाभाविक है दाब में वृद्धि होगी, और ताप में कमी दाब में वृद्धि, तो यहाँ मौसमी गतिविधियां, मौसमी हलचलें, यानी ऋतु जैसे विशेषताओं को देखने को मिलता है, तो मौसमी गतिविधियां या मौसमी हलचलें इस ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलता है। और इस मौसमी हलचलें करने वाला यहाँ इस मंडल में वर्षा भी होती है, बादल का निर्माण होगा, अभी वर्षा होगी तो बादल निर्माण होता है, वर्षा होती है, पवनें चलती है तेज गति से। तो इस कारण से इस मंडल में जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो एरोप्लेन है वो चलाना आसान नहीं होता है। हाँ, डोमेस्टिक एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर चलाना आसान होता है, क्योंकि बहुत तेज वातावरण, बहुत तेज पवनें नहीं चलती है। तो इस कारण से इस मंडल में वायुयान चलाना, लंबी दूरी की वायुयान चलाना आसान नहीं होता है। वायुयान चलाना आसान नहीं होता है क्षोभ मंडल में, क्योंकि ताप ऊंचाई के साथ घटता है और दाब बढ़ता है, जिस कारण से वर्षा, बादल, पवनें, यानी जो भी मौसमी गतिविधियां होती है वो यहाँ देखने को मिलती हैं। उसके बाद इस मंडल में
के 1.5 से 2 किलोमीटर ऊपर ये जो लेयर है 1.5 से 2 किलोमीटर, उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। इस लेयर को कहते हैं ट्रोपोपॉज, यानी क्षोभ सीमा कहते हैं। क्षोभ सीमा में जो होता है कि ये जो तापमान जो घटने की प्रक्रिया है ये लगभग क्षोभ सीमा पर जाके समाप्त हो जाती है, तो ट्रोपोपॉज है। और इसी ट्रोपोपॉज में ही जेट स्ट्रीम चलता है, जेट स्ट्रीम, जेट वायुधारा चलती है। जेट वायुधारा पर हम एक अलग वीडियो दूंगा, तो जेट स्ट्रीम चलती है। उसके बाद इस ट्रोपोस्फेयर के बाद जो अगला स्फेयर है वह है समताप मंडल, और यह जो है वो समताप मंडल लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक जो है सो समताप मंडल है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर इसको कहें स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ये समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फेयर कभी कभी अंग्रेजी वर्ड टर्म ही पूछ देता है। तो ये स्ट्रेटोस्फेयर जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी पृथ्वी के सतह से सटा हुआ परत क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल का ऊपरी परत जो है वो समताप मंडल है, और इस समताप मंडल स्ट्रेटो है। इस तापमंडल की खासियत है कि यहाँ तापमान में सडनली इंक्रीजिंग होता है, यानी तापमान में अचानक वृद्धि होकर स्थिर हो जाता है तापमान, इसलिए इसे समताप मंडल कहा जाता है। और इस समताप मंडल में तापमान में अचानक वृद्धि होता है, लगभग 90 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है, 90 डिग्री सेल्सियस ताप हो जाता है। इस समताप मंडल में तापमान में जो सडनली वृद्धि हो जाता है वो लगभग 90 डिग्री सेल्सियस ताप के ऊपर चला जाता है और यहां जाकर स्थिर हो जाता है। इस मंडल में तापमान की अधिकता होने का कारण है कि सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे है, सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें जो है उसको इस मंडल में ओजोन की उपस्थिति के कारण एब्जॉर्बेशन होता है। तो यहाँ O2 की उपस्थिति है, यानी O3 यानी ओजोन परत है। समताप मंडल में ओजोन परत है और ओजोन परत की उपस्थिति के कारण ही सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वह अवशोषित हो जाती है, जिस कारण से इस ताप मंडल में अत्यधिक ताप हो जाती है। और ये चूंकि अल्ट्रावायलेट रे धरातल पर आता तो जीवन के लिए बहुत खतरनाक हो जाता, बहुत विषैली और यहाँ तक कि स्किन कैंसर या फिर बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर देता है, जिसको O3 यानी ओजोन मंडल ही जो है सो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से ताप में वृद्धि हो जाता है। इसलिए इस परत को ओजोन परत भी कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछेगा ओजोन परत किस मंडल में स्थित है, तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित रहता है और यही ओजोन परत हमारे पृथ्वी की सुरक्षा कवच बनी हुई है, प्रोटेक्टर का काम करता है, जो सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरणें को अवशोषित कर लेता है, जिस कारण से पृथ्वी पर कुछ सुरक्षा है। इसीलिए ओजोन लेयर पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहलाता है। इस मंडल में तापमान बराबर हो जाता है, समताप है, नाम सही लग रहा है समताप, तापमान स्थिर हो जाता है तो स्वाभाविक है दाब भी स्थिर हो जाता है। जब ताप और दाब स्थिर रहता है तो पवनें एक समान चलती है और वैसी स्थिति में इस मंडल में वायुयान चलाना आसान हो जाता है। तो इस मंडल में लंबी दूरी की वायुयान चलाना आसान होता है। तो इस मंडल में वायुयान चलाना आसान होता है समताप मंडल। यदि प्रश्न पूछेगा कि वायुयान किस मंडल में चलाना आसान होता है लंबी दूरी का, तो समताप मंडल में, कारण यहाँ मौसमी गतिविधियां नहीं होती है, जिस कारण से वायुयान चलाना आसान होता है। क्योंकि मौसमी गतिविधियां नहीं होने के कारण है कि इस मंडल में ताप बराबर रहता है। हालांकि स्टार्टिंग में सडनली तापमान में, चूंकि क्षोभ मंडल में
तापमान में कमी होती है, लेकिन यहाँ तापमान में अचानक वृद्धि होकर स्थिर हो जाती है, इसीलिए समताप मंडल कहलाता है। और समताप मंडल में ताप स्थिर होने का कारण है कि ओजोन परत की उपस्थिति जो सूर्य से आने वाले किरणें को अवशोषित करती है, इसीलिए इस तापमंडल में अत्यधिक ताप होता है। चलिए, उसके बाद जो अगला परत है वह है आपको मध्य मंडल। और यह मध्य मंडल जो है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 50 किलोमीटर तक जो है सो यानी 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई को समताप मंडल और 50-80 के बीच को कहते हैं मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। मध्य मंडल, मेसोस्फीयर मेसोस्फीयर, मध्य मंडल इसको कहते हैं। इस मंडल में, मेसोस्फीयर में तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है। और इस तापमान में कमी जो है लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। और इस मंडल में, मेसोस्फीयर में उल्का पिंड जो ऊपर से आती है, तो इसमें उल्का पिंड जल जाता है, क्योंकि इस मंडल में N2 और O2 की लेयर हैं, पतली लेयर है। इस मंडल में N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन O2 का पतली लेयर चलते रहती है, और इसी कारण से उल्का पिंड जो उधर से आता है ऊपर से, वो N2 और O2 से रिएक्शन करके जो है सो जल उठता है। यदि प्रश्न पूछेगा उल्का पिंड किस मंडल में जल जाता है, तो ये मध्य मंडल में जल जाता है। इसलिए इस मध्य मंडल मेसोस्फीयर का जो तापमान है वो -100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इस गैस के कारण वो रिएक्ट करके जल जाता है। इसके ऊपर का जो आवरण है, परत है, उसको कहते हैं आयनोस्फीयर, यानी आयनोस्फीयर यानी आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल कहते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर, इस मंडल में तापमान में फिर वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि। इस मंडल में तापमान में वृद्धि होती है, और तापमान में वृद्धि होने का कारण है कि यहां रेडियो तरंगे चलती है। रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे, विद्युत तरंगे गमन करती है। इस आयनोस्फीयर की ऊंचाई 640 किलोमीटर तक रख लीजिए, 640 किलोमीटर, यानी 80 किलोमीटर के बाद 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक रेडियो तरंगे चलती है। और यहाँ रेडियो तरंगे चलती है, यहाँ आयन रिएक्ट करता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयनित हो जाता है, आवेशित हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस कारण से जो विद्युत तरंगे हैं वो इसी मंडल से परावर्तित होकर पृथ्वी तक आती है। जितने भी संचार उपग्रह कार्य करता है वो इसी आयन मंडल में उपस्थित रेडियो विद्युत आवेशित कण जो है इसी से परावर्तित होकर जो है सो पृथ्वी पर आती है, जिस कारण से हमें टेलीविजन, मोबाइल या जितने भी सैटेलाइट एजुकेशन संबंधी जो बातें होती है, कम्युनिकेशन संबंधी, वो इसी तरह मंडल से ऊपर नीचे आके परावर्तित होकर आती है। ये काफी गर्म होता है, इसीलिए इस आयन मंडल को थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। थर्मोस्फीयर, इसको थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है। थर्मोस्फीयर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ रेडियो वेव चलती हैं। उसके बाद और एक खास बात है कि इसी आयन मंडल में अरोरा दिखाई देता है। इसी आयन मंडल में अरोरा दिखाई देता है।
एरोरा दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव में जो एरोरा दिखाई देता है इस मंडल में, उसे एरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, जो उत्तरी ध्रुव पर है। और दक्षिणी ध्रुव में जो एरोरा दिखाई देता है उसे एरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ये दक्षिणी ध्रुव में, दक्षिण ध्रुव। तो एरोरा की जो दिखाई देता है आयन मंडल। यदि प्रश्न पूछे एरोरा क्या है, मैं एरोरा पर एक अलग बताऊंगा जब अंतरिक्ष वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा सौरमंडल पर। उसके बाद इस थर्मोस्फेयर के बाद यानी आयनोस्फेयर के बाद एक अंतिम लेयर जिसको माना जाता है, जो लगभग 1000 किलोमीटर की उपस्थिति की 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी 640 किलोमीटर से ऊपर 1000 किलोमीटर के बीच में जो है उस मंडल को बहिर्मंडल कहते हैं, यानी कि एक्सोस्फेयर। बहिर्मंडल कहते हैं। और इस मंडल में जो है हल्की गैसें उपस्थित रहती हैं। इस मंडल में हल्की गैसें उपस्थिति रहती है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इन सारे गैसों की एक परत गमन करते रहती है। और यह भी काफी गर्म स्फीयर है। तो उसके बाद अंतरिक्ष नजर आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं, अलग अलग परतों में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। जिसमें देखे थे सबसे निचला, पृथ्वी का सबसे निचला सतह जो है वह ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो सतह है वो मध्य मंडल है, यानी ट्रोपोस्फेयर के बाद का जो सतह है वो समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर के बाद जो है वो मेसोस्फेयर है। मेसोस्फेयर के बाद आयनोस्फेयर, और आयनोस्फेयर के बाद एक्सोस्फेयर है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की संरचना, पृथ्वी के जो वायुमंडल की संरचना है, ऊंचाई के साथ साथ अलग अलग संरचना है, और वो उस संरचना में अलग अलग विशेषताएं पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। और इससे बहुत सारे फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो आप अंत तक देखें और इसको लाइक कर, सब्सक्राइब करते हुए, कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।